आज 23 मार्च है। 23 मार्च को पूरा भारत शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस मना रहा है। हम लोग भी भगत सिंह को याद करते हैं और उनके कुछ अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भगत सिंह के जन्म के बारे में बात करते हैं। उनके जन्म की निश्चित जानकारी तो नहीं है, कहीं कहीं 24, कहीं 27 और 28 नवंबर मिलता है। 1907 को लायलपुर जिले के बंगा नामक गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और उनका पैतृक गांव खड़कड़ कला, जो कि अभी पंजाब में है। इनके पिता का नाम था किशन सिंह और माता विद्यावती कौर, जो कि गृहिणी थी। पिताजी के बारे में बताया जाता है कि ये गदर पार्टी के कार्यकर्ता थे और आर्य समाज का भी इन पे प्रभाव था। उस समय इनके चाचा और इनके पिता किशन सिंह, ये खास बात है, ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह का जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन इन लोगों को जेल से छोड़ा गया था। और इसी खुशी में भगत सिंह की जो दादी थी, इनका नाम भागों वाला रखी। भागों वाला का मतलब होता है अच्छे भाग्य वाला। और इस तरह इनका नाम जो था बाद में आगे चलकर भगत सिंह सिंधु, जो कि वास्तविक नाम था, पड़ा। अब भगत सिंह की जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली घटना बताई जाती है, जैसा कि शुरू से ही वे क्रांतिकारी थे और लगभग भारत के सभी जो भी पार्टियां उस समय थी जो आंदोलन के रूप में काम कर रही थी, उन सब के साथ मिलकर काम करना चाहते थे। और एक युवा जो जोश था उनमें, वो देखने लायक था। हर पुस्तक में ये आपको जानकारी मिलेगी कि शुरू से ही वो देश के बारे में सोचते थे। और इसी कड़ी में सबसे पहली घटना उनके जीवन में जो गहरा प्रभाव डाली, वो थी जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के समय में उनकी उम्र 12 वर्ष के आसपास थी। जब वो जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहाँ खून के धब्बे पड़े होते हैं। उस मिट्टी को एक बोतल में उठाते हैं और उस बोतल को हमेशा अपने साथ रखते थे, ऐसा कहा जाता है। दूसरी घटना काकोरी कांड की थी। काकोरी कांड के समय में हमारे 4 भारतीयों को फांसी दी गई थी और 16 को कारावास दी गई थी। और इसका भी उन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, काफ़ी दुखी हुए। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा पार्टी की स्थापना की थी। उसका विलय उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया था। और उसके बाद उस पार्टी का नया नाम पड़ा, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। कहा जाता है कि भगत सिंह के घर वाले मजाक में उनसे कहा करते थे कि तुम्हारी अब शादी कर देते हैं। तो अक्सर वो कहा करते थे कि अगर मेरा विवाह गुलाम भारत में हुआ तो मेरी वधू केवल मृत्यु होगी। तो इस तरह के विचार वाले शुरू से थे भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में आगे ये जानते होंगे आप लोग कि लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे। और लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का लीडरशिप कर रहे थे। और उसी समय साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही एक अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट अधिकारी, जिसका नाम था जेम्स ए स्कॉट, इसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया। और ये लाठी एक सर पे लाला लाजपत राय के लगी और उसके 18 दिन बाद उसकी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और इसका बहुत गहरा प्रभाव भगत सिंह पर पड़ा। और भगत सिंह ने अपने अन्य साथी जैसे कि सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उसको मारने का एक बेहतर प्लान किया। अब उसके मारने का प्लान जो उन्होंने किया, उस समय रेकी में कहीं चूक हो गई और सुप्रिटेंडेंट स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ये सैंडर्स अब गाड़ी में आ रहा था और उस पर गोली चला दी। ऐसा कहीं कहीं रेफरेंस मिला है कि पहली गोली राजगुरु ने मारी थी और उसके बाद की गोली, 2 गोली जो थी वो भगत सिंह ने मारी थी और वहाँ से भाग निकलने में सफल हुए। लेकिन रेकी गलत होने के कारण स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं उस समय गतिविधियां चल रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि गांधी जी के खासा समर्थक थे भगत सिंह और गांधी जी के विचारों के साथ थे। लेकिन गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन के समय चौरा चौरी की घटना के कारण किसानों का साथ जब छोड़ दिया, तो भगत सिंह उन बहुत सारे नेता जो नाराज हुए थे उनमें से एक थे। और भगत सिंह ने वहाँ से रुख मोड़ लिया और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि उनका उस पर बहुत उनको निराशा हुई थी उस चीज़ से। इसके बाद वो आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आ गए थे
और क्रांतिकारी गतिविधियों में या क्रांतिकारी गतिविधियों की जो अगली घटना थी वो थी लाहौर में जो क्रांतिकारी घटना हुई थी, जिसको आप लोग जानते होंगे, अभी मैंने बताया स्कॉट, और स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। इसके बाद दूसरा प्लान इन लोगों ने किया, दिल्ली के असेंबली में बम फेंकने की घटना थी। दिल्ली के असेंबली में बम फेंकने के लिए इनके साथ बटुकेश्वर दत्त को चुना गया था और इन लोगों को ये कहा गया था कि आप लोग कोई ऐसी जगह पे, चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया था कि ऐसी जगह पे बम फेंकना है जहां पब्लिक ना हो, किसी को इससे नुकसान ना हो, और आपको अपनी पिस्टल लेकर नहीं जानी है, वहाँ सिर्फ बम लेकर जाना है। लेकिन शायद भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की बात को नहीं माने और अपनी पुरानी पिस्टल भी लेकर गए और उस बम को फेंका। आप लोग सब जानते होंगे, बहरों को सुनने के लिए ऊंचे आवाज़ की ज़रूरत होती है, ऐसा कहकर उन लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि आप लोग को गिरफ्तारी नहीं देनी है, आप लोग को चले आना है। लेकिन भगत सिंह ने वहाँ स्वविवेक का निर्णय लेते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दी। अब इसके बाद जो घटना हुई उसमें ऐसा कहा जाता है कि इसी घटना के कारण भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ भगत सिंह को फांसी की सज़ा देने के लिए उनके पुराने केसेस को खंगालना शुरू किया और कहीं न कहीं से ऐसी कोशिश की कि कुछ ऐसी पुरानी घटनाएं मिल जाएं जिस पे भगत सिंह को ब्लेम लगाकर फांसी की सज़ा दी जाए। और इसी में जो केस चलाया गया उसमें कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका केस नहीं लड़े थे, लेकिन ऐसा सच नहीं है। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी अच्छे वकील आसिफ अली इनका केस लड़ रहे थे, जो कि उस समय खासी शख्सियत थे। उनके सामने भीमराव अंबेडकर की सोचा भी नहीं जा सकता था। और ये जहाँ तक मेरी धारणा है कि ये सोच गलत है। इसी तरह ये भी माना जाता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वहाँ पे भी लोगों की शायद गलत धारणा है। गांधी जी ऐसा नहीं सोचते थे। गांधी जी भगत सिंह की और भगत सिंह गांधी जी को बहुत इज्जत की नज़रों से देखते थे। एक दूसरे के विचारधारा का काफ़ी सम्मान था, लेकिन दोनों की विचारधाराएं अलग थी, इसलिए दोनों ने अपनी अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार इन क्रांतिकारी घटनाओं को और गांधी जी अहिंसक घटनाओं के साथ भारत को आज़ादी दिलाने की कोशिश में लग गए थे। भगत सिंह की अगर बात करें तो भगत सिंह ने हमेशा ये सोचा कि उम्र चाहे जितनी भी हो, काम ऐसा करना है। जैसा कि एक घटना बता रहा हूँ, अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया। वहाँ जेल में भी उन्होंने भूख हड़ताल किया, और सिर्फ भारतीय कैदी नहीं, वहाँ कुछ और भी कैदी थे जो अंग्रेज थे, उन सब को अच्छा खाना नहीं मिलता था। उसके खिलाफ भी वहीं उन्होंने भूख हड़ताल किया, जिसमें जतिन दास की मृत्यु भी हो गई थी। और जेल में ही उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। अब इस घटना के बाद जो अंग्रेज जैसा की साजिश कर रहे थे और भगत सिंह को किसी भी तरह किसी सजा में फंसाना चाहते थे, फंसाया और उनको 24 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुनाई। और फांसी की सज़ा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था वो था जी.सी. हिल्टन। अब फांसी की सज़ा सुनाने के बाद अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि 24 मार्च को काफ़ी बवाल हो जाएगा, भारत में काफ़ी उत्पात मचेगा, तो उन्होंने जल्दीबाजी में 11 घंटे पहले 23 मार्च को ही शाम को 7:33 पर भगत सिंह को फांसी दे दी। ऐसा ये भी कहा जाता है कि भगत सिंह का अंग्रेजों के खिलाफ जो आखिरी नारा था वो था ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो। इसी तरह मैं एक और घटना की याद दिलाऊंगा कि जब दिल्ली असेंबली में उन्होंने बम फेंका था और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद जो उनका नारा था, जिसका अर्थ है क्रांति की जय हो, ये इंकलाब जिंदाबाद उर्दू कवि मोहानी के द्वारा दिया गया था 1921 में, 1921 में, लेकिन वो पॉपुलर हुआ भगत सिंह के इस समय पे बोलने के बाद। और इसके बाद से ये क्रांतिकारियों का एक तरह से स्लोगन बन गया था, इंकलाब जिंदाबाद। और भगत सिंह हमेशा ये कहा करते थे कि आप मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी सोच को नहीं मार सकते।
और आज वर्तमान में ये दिखाई दे रहा है। हम कह सकते हैं कि पहली बार गैर कांग्रेसी और गैर अकाली सरकार जो भगवंत मान की पंजाब में बनी है, उसमें कहीं ना कहीं उनके विचार दिखाई दे रहे हैं और ये सही है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि भगत सिंह के दिन आज पहली बार भगवंत मान ने सारे पंजाबियों को पंजाब में खुशी का मौका दिया, छुट्टी देकर भगत सिंह की शहादत पे, ताकि उस दिन सारे पंजाबी उनके पैतृक गांव खटखट कला में आए और उनको सादर रमन अर्पित कर सके। इसी तरह इसी दिन भगवंत मान ने एंटी करप्शन डे भी घोषित किया है, जो कि भगत सिंह के लिए एक सही श्रद्धांजलि होगी। और लास्ट में भगत सिंह के एक जो हमेशा वो कहा करते थे पंक्ति से मैं अपने संबोधन को समाप्त करता हूँ, मर कर भी मेरे दिल से उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की ही खुशबू आएगी। आज जो मैं आगाज लिख रहा हूँ उसका अंजाम कल आएगा, मेरे खून का एक एक कतरा कभी तो इंतकाम लाएगा। थैंक यू।